Hello everyone, welcome to our YouTube channel Education World EW and this is CS Tuti Mahajan। तो आज हम एक लास्ट एक्ट कवर करने जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। लेट्स सी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946। तो एज द नेम सजेस्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट मींस जो इंडस्ट्री के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी वर्किंग कंडीशंस, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को रेगुलेट करता है। कौन से? इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। तो अब हम देखते हैं कि ये एक्ट क्या कहता है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946, दिस एक्ट इज टू रिक्वायर द एम्प्लॉयर्स इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स to formally define conditions of employment under them and submit draft standing orders to certifying authority for its certification। तो इसके अंदर क्या है, ये एक्ट डिफाइन करते हैं कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो जो वर्कर्स आपने एम्प्लॉय किए हैं, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पर वो लोग रहेंगे आपके पास, और सबमिट करना है ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स और वो सर्टिफाई करवाना अथॉरिटी से, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है उससे सर्टिफाई करवाना। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट, तो इस एक्ट के अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। टू स्टैंडर्डाइज द सर्विस कंडीशंस ऑफ द वर्कमैन, वर्कर्स की जो सर्विस कंडीशंस है उसको स्टैंडर्डाइज करना। दिस एक्ट ले डाउन यूनिफॉर्मिटी इन द सर्विस कंडीशंस ऑफ द एम्प्लॉयज इन द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स, कि ताकि सभी के सभी एम्प्लॉयज को यूनिफॉर्मिटी में सारे के सारे सर्विस कंडीशंस मिले। सर्विस कंडीशंस को स्टैंडर्डाइज करना, यूनिफॉर्म करवाना। टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज अबाउट देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, तो एम्प्लॉयर की एज वेल एज एम्प्लॉयज की क्या राइट्स है और क्या ऑब्लिगेशंस है उनकी। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं एप्लीकेबिलिटी। कुछ एक्ट एप्लीकेबल हैं जहां 10 और मोर वर्कमैन है, कुछ एक्ट एप्लीकेबल हैं जहां 20 और मोर वर्कमैन है, कुछ एक्ट एप्लीकेबल हैं जहां 100 और मोर वर्कमैन है, और कुछ एक्ट एप्लीकेबल हैं जहां एक वर्कमैन है तो भी वो एक्ट एप्लीकेबल है। तो इस तरह से ये जो एप्लीकेबिलिटी आपको बड़े ध्यान से ये सबकी लर्न करनी है। अब हम इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी जो है वो चेक करते हैं। एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट wherein 100 or more employees are employed, ठीक है। तो जहां भी 100 or more employees are employed तो ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। In many states like Maharashtra, the act is applicable if the number of employees is 50 or more. But कुछ particular states हैं जैसे कि महाराष्ट्र, वहां पर क्या है, जहां 50 or more employees हैं वहीं से applicable हो जाता है ये act. There are some establishments where this act is not applicable, such as any establishment or industry covered by. हमने क्या बोला, जहां भी 100 और मोर एम्प्लॉयज हैं वहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल है। महाराष्ट्र के अंदर अगर 50 एम्प्लॉयज भी हैं तब भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। अब कुछ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जहां ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। नॉट एप्लीकेबिलिटी की सिचुएशन हम स्टडी करते हैं, कहाँ एप्लीकेबल नहीं है, जो इंडस्ट्री कवर होती है बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1946 में, एमपी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1961 में, and industrial establishments employing persons covered by civil service rules, means जहां बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 1946 है, एमपी इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1961 है, या फिर सिविल सर्विस रूल्स जहां एप्लीकेबल है वहां ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। स्टैंडिंग ऑर्डर्स, the term standing order means rules relating to matters set out in the schedule of the act, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स। स्टैंडिंग ऑर्डर्स मींस रूल्स जो कि शेड्यूल के अंदर, एक्ट के शेड्यूल में दिए गए हैं। नेक्स्ट, मैटर्स टू बी प्रोवाइडेड इन स्टैंडिंग ऑर्डर्स, तो कौन कौन से मैटर्स हैं जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स के अंदर दिए गए हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर्स मींस जो एक्ट के रूल्स के अंदर दिए गए हैं, कौन से मैटर्स हैं। फर्स्ट वन, क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्कमैन, तो सबसे पहले वहां पे वर्कमैन को क्लासिफाई किया गया है, टेम्पररी, कैजुअल, अप्रेंटिसेस, प्रोबेशन और बदलीज। मैनर ऑफ इंटीमेटिंग टू वर्कमैन, वर्कमैन को इंटीमेट कैसे करना, कुछ भी। शिफ्ट वर्किंग, अटेंडेंस एंड लेट कमिंग, कंडीशंस ऑफ प्रोसीजर इन अप्लाइंग फॉर एंड द अथॉरिटी व्हिच मे ग्रांट लीव एंड हॉलीडेज, रिक्वायरमेंट टू एंटर प्रीमाइसेस बाय सर्टेन गेट्स एंड लायबिलिटी टू सर्च, क्लोजिंग एंड रीओपनिंग ऑफ सेक्शंस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट्स, टेम्पररी स्टॉपेजेस, कुछ एस्टेब्लिशमेंट के कुछ सेक्शन को कोई क्लोज करना या ओपन करना कैसे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो इंडस्ट्री है वहां पर बहुत सारे एक्ट एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से कोई एक पार्ट जिसकी एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर कोई एक अलग एक्ट एप्लीकेबल है, अगर आपने उसको फुलफिल नहीं किया तो उस
टाइम पीरियड के लिए उस पर्टिकुलर सेक्शन को बंद कर दिया जाता है. Termination of employment and the notice thereof to be given by employer and workman. Suspension or dismissal for misconduct acts and omissions which constitute misconduct. Additional matters. अब इसके additional matters अब हम चेक करते हैं. Service record, token tickets, record of age, fixing age of retirement, medical examination secrecy, exclusive services. जो भी है सर्विस रिकॉर्ड में जो एम्प्लॉयमेंट का उसका आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है. टोकन टिकट्स आपको मेंटेन करनी है. रिकॉर्ड ऑफ एज, कितनी एज है, एज ऑफ रिटायरमेंट फिक्स करनी है, मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए, सीक्रेसी मेंटेन करनी है, एक्सक्लूसिव सर्विसेज. इसके अलावा जो भी एक्सक्लूसिव सर्विसेज हैं वो सब आपको दे रहे हैं. नेक्स्ट, सबमिशंस ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर्स. The employer has to submit draft standing order certifications within 6 months from the date when the act becomes applicable to an industrial establishment. जब ये act applicable हो गया तो उसके 6 months के अंदर standing orders को draft करके submit करना है आपको. Temporary application of model standing orders till the certification is done by the certifying officers. अब हमने application तो लगा दी लेकिन सर्टिफाइंग ऑफिसर्स को सर्टिफाई करके वापस रिवर्ट करने में भी टाइम लगता है. द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स प्रोवाइडेड बाय द रूल शैल बी एप्लीकेबल टू द एस्टेब्लिशमेंट. अब हमने 6 मंथ्स के अंदर हमने अपनी एप्लीकेशन लगानी है. जब हमने अपने एप्लीकेशन लगाई हुई है तो टिल द टाइम हमारी एप्लीकेशन जो डिपार्टमेंट के अंदर चल रही है उस दौरान द मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर. नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स. अब जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको सर्टिफाई करने का प्रोसीजर क्या रहता है. द ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर टू बी सबमिटेड टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर्स. जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर है हमें ये सबमिट किसके पास करना है, सर्टिफाइंग ऑफिसर्स के पास. The certifying officers has to forward a copy of draft standing orders to the trade union or in the absence of union the workman to the workman of the industry. Employer ने ये स्टैंडिंग ऑर्डर की कॉपी किसको दी, सर्टिफाइंग ऑफिसर्स को. सर्टिफाइंग ऑफिसर्स ने ये कॉपी किसको मूव कर देनी है, फॉरवर्ड कर देनी है ट्रेड यूनियन को. द ट्रेड यूनियन और द अदर रिप्रेजेंटेटिव एज द केस में बी आर टू बी हियर्ड. तो उनको सुना जाएगा कि ये हमने एम्प्लॉयमेंट के कंडीशंस लिखी हैं और ट्रेड यूनियन के साथ वो डिस्कस होंगे. आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज एंड आफ्टर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस एंड अमेंडमेंट the certifying officer shall certify the standing orders. So that means जो standing orders है एम्प्लॉयर ने दिए, ड्राफ्ट एम्प्लॉयर ने कर दिए, उसके बाद वो ट्रेड यूनियन के साथ वर्कर्स के साथ वो डिस्कस हो गए. तो अगर दोनों में से दोनों सेटिस्फाइड है देन इट इज ओके. अगर दोनों में से कोई भी कहता है इसके अंदर चेंजेस होने चाहिए, एम्प्लॉयर ने तो कर ही दिए. अगर एम्प्लॉयज जो है, वर्कमैन जो है, ट्रेड यूनियन जो है या फिर वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव है, अगर वो कोई भी कहते हैं इसमें चेंजेस होने चाहिए तो दोनों की डिस्कशन के बाद उसके अंदर वो चेंजेस होंगे और पूरी सेटिस्फेक्शन के बाद जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है वो स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई करेगा. डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स. तो उसकी डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या रहेगी, ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम सर्टिफिकेशन और ऑन द एक्सपायरी ऑफ 7 days from the appellate order if any passed. 30 days from certification, जिस दिन सर्टिफाई किया उसके 30 days तक या फिर appellate order जो पास किया उसके 7 days के अंदर. तो ये डेट ऑफ कमेंसमेंट उसकी रहेगी स्टैंडिंग ऑर्डर्स की. Display of standing orders. The certified standing orders should be displayed in English language or in the language understood by majority of workmen on a notice board at or near the entrance of the establishment. तो मेनली जो स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, 2 लैंग्वेज के अंदर उसको डिस्प्ले किया जाता है. एक तो इंग्लिश लैंग्वेज और एक लोकल लैंग्वेज. जैसे पंजाब के अंदर पंजाबी में और इंग्लिश में, इस तरह से आपको डिस्प्ले किए हुए प्रैक्टिकली मिलेंगे. नेक्स्ट, penal provisions for contraventions of the provisions of the act. अगर आपने इस एक्ट को कॉन्ट्रावेन किया तो उस केस में फाइन अप टू ₹5,000 एंड फॉर रिपीटेड और कंटिन्यूस कॉन्ट्रावेंशंस ऑफ द एक्ट अगर रिपीटेडली किया तो ₹200 पर डे फाइन चार्ज होगा. तो ये था हमारा एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946. तो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट क्या कहता है कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको टर्म्स एंड रेगुलेशंस कैसे ये एक्ट रेगुलेट करता है. अब हम इसके लेते हैं MCQs. An employer who does any act in contravention of the standing orders finally certified under this act for his industrial establishment shall be punishable with fine which may extend to blank
rupees, and in the case of a continuing offense with a further fine which may extend to blank rupees for every day after the first during which the offense continues. तो अभी हमने क्या पढ़ा? रुपीज 100 and rupees 25 respectively. 100 and 25. The answer is A. इस एक्ट के अंदर मेनली सेक्शंस हैं, ठीक है. जो सेक्शंस हमने पहले कवर नहीं भी किए हैं तो उसको मैंने एमसीक्यूज के थ्रू कवर किए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं वो हमने चेक किए कि ये क्वेश्चंस आए भी हुए हैं. नो प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन shall be instituted except with the previous sanction of the appropriate government. तो ये कौन से सेक्शन के अंदर है? The answer is B, section 13. No court inferior to that of blank shall try any offense under section 13. तो section 13 में क्या कहता है? No court inferior to that of. The answer is C, judicial magistrate of the second class. Next, if any question arises on the application or interpretation of a standing order certified under this act, any employer or workman or a trade union or other representative body of the workman may refer the question to any of the. तो किसको रेफर कर सकते हैं अगर कोई अराइज होती है, कोई क्वेश्चन अराइज होता है एप्लीकेशन के ऊपर? The answer is D, labor courts constituted under the Industrial Disputes Act 1947. Next, who have the power to exempt conditionally or unconditionally any industrial establishment or class of industrial establishment from all or any of the provision of this act? The answer is A, the appropriate government by notification in the official gazette. Nothing in this act shall apply to any industry to which the provisions of chapter 7 of the Bombay Industrial Relations Act 1946 apply. Any industrial establishment to which the provisions of the Madhya Pradesh Industrial Employment 1961 apply. Both A and B, none of the above. हमने क्या पढ़ा था? Nothing in this act shall apply to जिनके ऊपर बॉम्बे and MP applicable है. The answer is C, both A and B. Next, which section states that the draft standing orders submitted under this section shall be accompanied by a statement giving prescribed particulars of the workmen employed in the industrial establishment, including the name of the trade union, if any, to which they belong. The answer is C, section 3, subsection 3. The objections which the workman may desire to make the draft standing orders to be submitted to the certifying officer within how many number of days from the receipt of draft standing order from the certifying officer? The answer is D, 15 days. Next, which section states that certifying officer and appellate have the powers of civil court? तो civil court के लिए कौन से section में powers दी गई हैं? The answer is A, section 11. Next, which section deals with conditions for certification of standing orders? तो standing orders कौन से section में है? The answer is section 4. Next, which section deals with the register of standing orders? Standing orders का जो register है वो कौन से section के अंदर है? The answer is C, section 8. Which section states about duration and modification of standing orders? The answer is D, section 10. स्टैंडिंग ऑर्डर्स की ड्यूरेशन कितनी है उसको मॉडिफाई करना, तो उसके लिए कौन सा आंसर? द आंसर इज डी, सेक्शन 10. नेक्स्ट, विच सेक्शन डील्स विद टेम्पररी एप्लीकेशन ऑफ मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स? तो हमने क्या पढ़ा? मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स की जो टेम्पररी एप्लीकेशन है वो कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 12A. नेक्स्ट, which section deals with penalties and procedure? The answer is B, section 13. Next, which section states about the industrial establishments where this act is not applicable? Section 13B. The answer is C. So, तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट, जिसके अंदर हमने क्या बोला कि इंडस्ट्री के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी जो क्या कंडीशंस रहेंगी, तो ये एक्ट उसको रेगुलेट करेगा. इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट रेगुलेट करेगा इंडस्ट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को. तो इसी के साथ हमने लिए एमसीक्यूज, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हो, 1 to 1 आप पूछ सकते हो. होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. सो कीप शेयरिंग. थैंक यू.